हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। आज हम कर रहे हैं थर्ड बुक स्टार्ट। ठीक है, थर्ड बुक सबसे पहले है कि आपकी, पहले आपको ये पता होना चाहिए थर्ड बुक का नाम ही क्या, आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको क्या करना है इस बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर आप क्या करने वाले हो, एनालाइज। एनालाइज मतलब कंपनी को इनडायरेक्टली कंपेयर करना अपने डाटा के साथ या किसी अदर कंपनी के डाटा के साथ। इनडायरेक्टली चेक करना कि कंपनी क्या रनिंग कर रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, हर चीज को कंपेयर करना। कंपेयर करने के अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं। वो टूल्स तक पहुंचने के लिए आपको कंपेयर करना किस चीज को, आपको पहले वो समझना है। इनडायरेक्टली हम पहले ये सीख रहे हैं एनालाइज जो करने वाले हो वो किस चीज को करने वाले। तो एनालाइज करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। किसको बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो है हमारी दो मेनली, एक है आपकी बैलेंस शीट, क्या बताओ, और दूसरी है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एक है आपके पास बताओ क्या, बैलेंस शीट, और दूसरी क्या, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट तो आपको पता है जी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्या है, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या पढ़ा, पी एंड एल अकाउंट, फिर क्या पढ़ा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12th क्लास में आकर। इन सबको मर्ज करके हमने क्या बना दिया, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में फॉर्मेट फिक्स्ड कर दिया गया, आप फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर्मेट को चेंज किया तो आपका चैप्टर गया। मतलब सबसे मेन काम क्या है, फॉर्मेट लर्न करना, सीक्वेंसेस लर्न करना। कोई भी आइटम आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और ये सारी बैलेंस शीट जो बनती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। कौन से फॉर्म में बनेगी, वर्टिकल फॉर्म में आपको कंपनी को एनालाइज करना है। और वर्टिकल फॉर्म कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो मैंने आपके सामने पेज नंबर 10.1 पर मेंशन किया है। पूरी बैलेंस शीट पेज नंबर 10.1 आपको बुकलेट अभी प्रोवाइड की है, एंड उस पर पेज नंबर 10.1 पे आपको गिवन है। थर्ड बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, क्योंकि थर्ड बुक जो डिपेंड है आपकी, वो क्या है, थर्ड बुक पूरा डिपेंड है कंपनीज के काम कर रहे हो आप, और ये पूरी आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे डिपेंड है। अगर आप बैलेंस शीट को लर्न नहीं करते हो तो पूरे बुक में आपको दिक्कत आएगी, पूरी बुक आपसे नहीं हो पाएगी, समझ लो आप। आगे के चैप्टर्स करने के लिए आपको ये चैप्टर लर्न करना है, लर्निंग वाला चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है आज का, थ्योरी चैप्टर है, 2 दिन चलेगा आपका ये चैप्टर, जिसमें आप पूरा बैलेंस शीट लर्न करने वाले हो। अगर ये चैप्टर आप लर्न नहीं करोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, आगे के चैप्टर्स में बड़ी दिक्कत आएगी। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ आया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बैलेंस शीट को आपको करना क्या है, तो आपको इस चैप्टर में याद करना है हेड और सब हेड। क्या याद करना है, हेड और, मतलब आपको बैलेंस शीट लर्न करनी है। और बैलेंस शीट कौन सी फॉर्म में बताया मैंने आपको, वर्टिकल फॉर्म में। कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्मेट दे दिया गया आपको, यही फॉर्मेट हर कंपनी सेम बनाती है, चेंज नहीं कर सकती। हर कंपनी सेम बनाएगी, कोई भी फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकती कंपनीज, याद रखना, चेंजेस करना ही अलाउड नहीं है। क्लियर। अब बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला लिखा होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखो अपने पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज कोई हेड नहीं होता। हेड मतलब मेजर हेड की बात हो रही है, हेड मतलब मेजर हेड। मेजर हेड हमारे पास 4 है, 4 नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 4। देखो पहला नाम है शेयर होल्डर फंड, दूसरा नाम है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटीज, फोर्थ मेजर हेड करंट लायबिलिटीज। अब एसेट्स के अंदर 2 मेजर हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। थोड़ा मिसप्रिंट है, एसेट्स के नीचे आप पहला पॉइंट डाल देना नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स के नीचे नॉन करंट एसेट्स, और उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं। तो नॉन करंट एसेट्स पहला मेजर हेड, दूसरा मेजर हेड करंट एसेट। पहला मेजर हेड नॉन करंट एसेट, दूसरा मेजर हेड, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए, टोटल एसेट्स लायबिलिटीज को मिलाकर कितने हेड्स हैं। कोई पूछेगा आपसे कि लायबिलिटी साइड के मेजर हेड्स लिखो, तो आपको ये चारों नाम देने हैं, पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट, एंड फोर्थ करंट। कोई एसेट्स का पूछेगा तो 2 ही देने हैं,
नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। पहला याद हो गया, ये सारे पॉइंट्स याद हो गए। सीक्वेंसेस लर्न करने हैं, ऊपर नीचे नहीं करोगे, करोगे तो गया 0 नंबर सीधा। पेपर में आएगा ही क्या, हेड एंड सब हेड। यहां डाल दोगे आप पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स, और यहां आप जो भी पॉइंट्स है, जिस भी चीज का पूछा जा रहा है उसका हेड सब हेड मार्क करते चलना। सिर्फ हेड पूछा जाए तो हेड बताना है, सब हेड पूछा जाए सिर्फ सब हेड बताना, दोनों पूछा जाए दोनों बताना। समझ आया? जितना पूछा जाए वो लिखना है, एक्स्ट्रा लिखोगे मार्क्स कटेंगे। एक्स्ट्रा नहीं लिखना, तो पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से अटेम्प्ट मत करना। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर यहां तक? अब चलो जी आगे चलते हैं। पहला मेजर हेड क्या था? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में 3 और पार्ट्स हैं। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड, इस पे कांटा मार दो जी, थर्ड वाले पर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट पर कांटा मार दो। ये आपको साइड में क्रॉस लगा दो, पूरा ही मत काट देना, बैठकर हल्का सा कांटा मार दो। ये रेयर है, नहीं आता, ठीक है? कहीं पूरा उठा के काट दिया हो, बता रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना कुछ। तो पहला क्या है बताओ आपका? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 टाइप की कैपिटल होती है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी कैपिटल होती है? 2। पहला क्या बोला? इक्विटी, एंड दूसरा बोला। अब पेपर में आ जाए, बताओ जी इक्विटी शेयर कैपिटल का हेड एंड सब हेड क्या होगा? तो हेड क्या बोलोगे? शेयर होल्डर फंड। मैं सिर्फ समझा रहा हूं कैसे करना है। शेयर होल्डर फंड। और सब हेड क्या बोलोगे? शेयर कैपिटल। ये बताना है जी आपको आंसर। समझ आया? ये आंसर देना। सेम प्रेफरेंस का पूछेगा तो मेजर हेड शेयर होल्डर फंड और सब हेड शेयर कैपिटल। कोई प्रॉब्लम? अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। मार्क करते रहना जो जो चीजें बता रहा हूं मैं। बैलेंस शीट पे आ जाओ, डिटेल्स अभी मत पढ़ो, घर का काम है। बैलेंस शीट पे आ जाओ, जो बताता जा रहा हूं वो चीजें लिख लो। जो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है वो सब हेड्स हैं, एंड जो उसके अंदर गिवन है इन सबको क्या बोलते हैं? सब हेड्स। मार्क करते चलो ताकि प्रॉब्लम्स ना आए कभी। समझ आया? अब शेयर कैपिटल की डिटेल्स क्लियर हो गई आप लोगों को? क्या बताया? शेयर कैपिटल में 2 कैपिटल है, इक्विटी और प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस मुझे आपको ना बताना पड़े, रिजर्व क्या होते हैं, कितने रिजर्व होते हैं, कौन कौन से रिजर्व आपने पढ़े हैं? जर्नल रिजर्व और आपका कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो तो लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है? एंड और क्या बोलोगे आप? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, नाम में रिजर्व होगा। डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड और आपका क्या होगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, नाम में ही रिजर्व है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई आपसे डेबिट बैलेंस भी पूछे तो मेजर हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। सब हेड क्या बोलोगे? रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? ऐसे लर्न करना है आपको। जितनी डिटेल्स में लर्न करोगे उतने ही आगे चैप्टर्स इजी लगेंगे। ये चैप्टर में थोड़ा सा भी आपने सोचा चल ठीक है ना यार, थ्योरी वाला चैप्टर है, कौन इसमें दिमाग खराब करे, तो अगले चैप्टर्स गए आपके, सारे गए। मैं सीधा बोल रहा हूं आपको, एक चैप्टर आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा, आप ढूंढते रह जाओगे कि यार सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है क्या नहीं आता है। जितना यहां पढ़ोगे उतने आगे के चैप्टर्स आसान लगेंगे, याद रखना। 50-50% चैप्टर्स यूं हो जाएंगे आपसे, रिमेनिंग 50 उस चैप्टर की वेटेज तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो एडिशन हो गई, तो वो हमें पढ़ना है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? अगला पॉइंट क्या बोला? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और मैंने बोल दिया कि ये नहीं पूछा जाता आपसे, बट इसका मतलब होता क्या है आएगा नहीं, मतलब समझ लेते हैं। मान लो आप मैंने पब्लिक को शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए, है ना? अब मेरे पास कोई शेयर लेने ही नहीं आया, अब मुझे पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास मेरा कोई खास बंदा आया, मेरे को पैसे पकड़ा रहा है कि ये ले भाई 10 लाख रुपए, तो अपनी रिक्वायरमेंट अभी पूरी कर ले। मैंने उसको शेयर पकड़ाने स्टार्ट कर दिए कि ये ले अपने शेयर। उसने कहा शेयर नहीं लूंगा, शेयर मुझे तब देना जब मार्केट का प्राइस बढ़ जाए। मतलब उसने बोला कि जब मार्केट वैल्यू ऑफ
शेयर्स 100 रुपीज पर शेयर हो जाए तो मुझे शेयर पकड़ा देना। उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है कि 4 महीने 5 महीने में अगर हो जाए तो ठीक है, वरना मेरा पैसा क्या कर देना, रिफंड। क्योंकि एक बार शेयर आप इशू कर दो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार अगर आपने शेयर परचेस कर लिए तो फिर आप कंपनी के क्या बन गए, ऑनर। और ऑनर के पैसे कब वापस किए जाते हैं, ईयर के मतलब सीधा एंड में, ईयर नहीं सॉरी, कब होगा, एंड में। जब कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ जाएगी तो ऑनर का पैसा रिफंड किया जाता है। आपके पास पॉलिसी, आप किसी और को बेच दो शेयर, कंपनी अपनी मर्जी से पैसा वापस नहीं करती। शेयर में पैसा लगाना क्या होता है जी, रिस्क होता है, बड़ा रिस्क होता है। कोई भी जल्दी नहीं लगाना चाहता है। आज लगाओगे कल तक नहीं पता प्राइस क्या होगा। मेरे से हो गया था अभी गलती, मैंने अभी 3-4 दिन पहले मैं लगाने वाला था, मतलब मेरे को किसी कंपनी का पता था कि इसका प्राइस बढ़ेगा, और गलती से क्या हुआ, मैं 20,000 रुपए डालने वाला था, मुझसे गलती से 2 लाख रुपए डल गए। हाँ 2 लाख रुपए डाल दिए मैंने, ठीक है। अब डाल दिया, अब मैं अगले दिन मतलब 2 लाख चले गए मेरे अकाउंट से, कट गए। मेरे को लगा था 20,000 गए हैं, जीरो का ध्यान नहीं रहा मुझे, और अकाउंट में बाई चांस थे इसलिए कट गए, ठीक है। बाद में अगले दिन क्या हुआ, मेरे को ध्यान आया, मैंने देखा बैंक अकाउंट इतना ज्यादा कम कैसे हो गया। फिर मैंने फटाफट चेक किया, मैंने देखा भाई प्राइस अभी कुछ फ्लक्चुएट नहीं हुआ, इंस्टेंट कैश वापस विड्रॉ कर लिया। क्योंकि देखो रिस्क होता है, और रिस्क तब लो जब आपको 100% श्योर हो, या आपके पास पैसा हो, या आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हो। अगर आपको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है तो जबरदस्ती हाथ पैर मत मारो, ठीक है। ट्रेडिंग करना आसान नहीं होता। ट्रेडिंग करने के लिए आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सब डिपेंड होता है बहुत सारी चीजों पे। कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड होता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। अब जैसे ईवी आपको देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक चीजें आ रही है। अब मान लो कल ही गवर्नमेंट का ये इलेक्ट्रिक बंद करो जी, तो जितनी कंपनीज हैं वो क्या हो गई, एकदम खत्म, एकदम से ही चीजें गई। और जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था उनका क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। या एकदम से कहीं जी पेट्रोल वाली सारी बंद करो तो भी प्रॉब्लम है। तो अचानक चीजों को फ्लक्चुएशन बड़ा ही पॉइंट होता है, इसलिए शेयर्स में पैसा लगाना थोड़ा सा क्या होता है, रिस्क। और लोग जल्दी लेना नहीं चाहते, या तो बैठकर प्रॉपर ट्रेडिंग करो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, वरना रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा था आपको कि मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो शेयर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। चले अगले टॉपिक पर। तो ये पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे एज अ वारंट कोई शेयर क्या देना चाहेगी कंपनी। मैं कह रहा हूं जी पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन शेयर कब दूंगा, जब मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। और ऐसे में शेयर को इश्यू करना पॉसिबल नहीं होता। आपका नाम पहली नेगेटिव चला जाएगा कि यार इसके पास इतना भी नहीं है कि अपने शेयर को मार्केट में इश्यू करवा पाए। तो फिर कैसे कंपनी का नाम बढ़ेगा, है ना। कंपनी का नाम नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए ये वाला पॉइंट वैलिड बहुत रेयर चांस है। बट बाय चांस कभी 0.1% आ जाए तो पता होना चाहिए। चलें अगले पर। अगला कौन सा है आपका, मेजर हेड, शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये भी पॉइंट नहीं आता, इस पे भी थोड़ा सा क्रॉस मार लेना, हल्का सा क्रॉस। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो ये रेयर पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाना ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। बाकियों में डिटेल में जाना है, इनमें इतनी ज्यादा नीड नहीं है, और ये नीड है भी नहीं। आप अपने आप ही बता दो इसका मतलब क्या होता है। आप अभी सेकंड बुक करके आए हो, मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है जी, पैसा मिल गया बट अभी शेयर दिए या नहीं दिए, नहीं दिए, अभी पेंडिंग पड़ा है जी अलॉटमेंट के अंदर। अब ये सिचुएशन कब आएगी, अब मान लो मैंने 1 फरवरी को शेयर इशू किए, जस्ट एग्जांपल, कब इशू किए, 1 फेब को मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं कि आ जाओ जी मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। सेकंड मेजर हेड की बात कर रहे हैं हम, मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट की बात चल रही है। तो 1 फेब को पब्लिक को ऑफर किया कि आकर मेरी कंपनी के शेयर एक्वायर कर लो, और बीच में क्या आ गया हमारा, क्लोजिंग डेट कब। और मान लो कि मेरी जो अनाउंसमेंट डेट है कि मैं किस दिन शेयर अलॉट करने वाला हूं, 7 अप्रैल को। मान लो अनाउंसमेंट डेट क्या है, 7। तो आप बताओ, मेरे पास पैसा तो लोगों का आ गया, लेकिन क्या मैं 31 मार्च तक लोगों को शेयर दे पाया या नहीं, कब देने वाला हूं। तो तब तक मेरे लिए वो क्या है, पेंडिंग अलॉटमेंट, कि मैंने लाइबिलिटीज है, अभी तक शेयर दिया ही नहीं पब्लिक को, तो मेरा पैसा कहां पड़ा रहेगा, पेंडिंग। लेकिन ये भी सिचुएशन मैंने क्यों क्रॉस करवाया है, क्योंकि ये भी सिचुएशन रियल लाइफ में पॉइंट नहीं हो पाता। क्या कोई कंपनी क्लोजिंग ईयर, क्लोजिंग टाइम पीरियड पे क्या वो शेयर इशू करने बैठेगी। आपको पता है ना, क्लोजिंग अकाउंट्स की लाइन में धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो, तो क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हेक्टिक होता है हर कंपनी के लिए, हर बिजनेस के लिए। आपके पेरेंट्स भी अभी जब आईटीआर फाइलिंग की डेट आ रही होगी आसपास, तो फटाफट निकलवा रहे होंगे यार कितनी इनकम कमाई, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि हम इंडियन हैं, हम सारा काम कब करते हैं जी, एंड में।
ठीक है, हम पहले कभी नहीं, कब से अनाउंसमेंट चल रही है, लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, लेकिन फिर भी लोगों ने कब जाकर फाइल रिटर्न की, 28 जुलाई को, या कोई बैठ रहा होगा 27 जुलाई को, 30 जुलाई को, एंड में जाके सारा काम होता है। यही होता है, मैंने भी जाकर 28-27 जुलाई को जाकर आईटीआर फाइल के, जबकि पता था, लेकिन फिर भी आदत है लास्ट में काम करने की। ठीक है, तो लास्ट में काम किया। अब जैसे मैं आपको कितना भी बोलूं आज जाके 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन मुझे पता है इसमें से 2% सुनेंगे, बाकी कब कहेंगे, अभी थोड़ा ना एग्जाम है, बाद में कर लेंगे, वो बाद के चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, याद रखना। इसलिए अभी उस बाद को छोड़ो और अभी से थोड़ा थोड़ा अगर आपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया तो वो नौबत ही नहीं पड़ेगी आपको 4 घंटे लेकर बैठने की। आपका आराम से 1 घंटा रोज बैठना है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा आपसे, वरना बाद में जाकर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अकाउंट्स का सिलेबस वैसे ही बहुत ज्यादा है, मैं 1000 बार समझा चुका हूं, प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ जी, ऑफ टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चला गया मैं। ठीक है, वही तो इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर आपका पैसा आपने रिसीव तो कर लिया बट शेयर अलॉट नहीं किया तो वो कहां पैसा पड़ा रहेगा, पेंडिंग अलॉट। कोई डाउट? नेक्स्ट मेजर हेड कौन सा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज और क्या है? करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, दो मेजर हेड बचे हैं। अब जरा इसकी बात करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती क्या है बताओ जी। इसके 4 पार्ट्स की बनोगे, ये मेजर हेड है। पहले मुझे बताओ नॉन करंट लाइबिलिटीज होती क्या है? हाँ, टीएस में ये लिखा है, नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती है जो करंट नहीं होती, और करंट लाइबिलिटीज वो होती है जो नॉन करंट नहीं होती। ये टीएस में लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में स्कैनर में इस तरीके से मेंशन किया हुआ है नहीं, ठीक है। नॉन करंट क्या होती है? जो आफ्टर 12 मंथ्स के बाद आप पे करो, आफ्टर 1 ईयर। अनकरंट क्या होता है? जो विद इन 1 ईयर आप पे कर दो। लेकिन थोड़ा सा और अपडेट किया गया, कंपनी का काम कर रहे हो तो अपडेशन तो जरूरी है। तो अपडेट ये किया गया, एक कंपनी को ये भी चेक करना चाहिए कि उस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। क्या चेक करना चाहिए? ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। अब ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या है, उस पे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं कि यार करंट और नॉन करंट को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे। तो क्या इस पे टॉपिक हो रहा है बताओ? ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल होती है एक बिजनेस को जितना वो पैसा इन्वेस्ट करना है उसको वापस से कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। अगर मैं कार मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो उनका टाइम पीरियड 3-4 साल आराम से लग जाता होगा कार कंपनीज के लिए, या 1 साल में हो जाता है काम? कोई भी कार 1 साल में बनाई जाती है? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। उसका डिजाइन सब कुछ काम कराने में सब में टाइम होता है, ठीक है। 3-4 साल आराम से लग जाते हैं। आपको अभी से पता होगा 2027 में कौन सी कार आने वाली है, पता होता है सबको। क्यों? वो अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं कि यार ईवी सेक्टर में ये काम आने वाला है, पेट्रोल में ये काम आने वाला है। ऑलरेडी अनाउंसमेंट होती है, विद इन 1 ईयर कुछ काम नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनों की अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें या जो लिक्विडेशन का काम करते हैं वो विद इन 1 ईयर में भी पूरा कैश कन्वर्ट करा लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, टीचिंग इंडस्ट्री की बात करूं, जिसमें तो 4-5 महीने का काम है। 4-5 महीने में आप कैश क्या कर लेते हो? कन्वर्ट। मान लो मुझे फरवरी में एक और सेंटर खोलना है, जस्ट एग्जांपल। अब फरवरी में मैंने क्या किया? पैसा लगाया, है ना, एडवर्टीजमेंट की, बुक्स बनवाए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट की, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट की। मार्च में टाइम लग गया, मार्च अप्रैल में बच्चों को कन्वर्ट किया, उसके बाद जुलाई तक मैक्सिमम या अगस्त तक मैक्सिमम पैसा रिकवर भी हो जाता है। तो ये प्रोसेस काफी छोटा है। लेकिन मैं अगर बाकी कंपनीज की बात करूं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, सबका अलग अलग क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल सबका अलग है। तो क्या बोला गया ऑपरेटिंग साइकिल कैसे देखा जाता है, तो मैं उसको समझाना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे आप देखोगे। तो जस्ट एग्जांपल, मैं एप्पल कंपनी की बात लेता हूं। हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, एप्पल कंपनी की बात ले रहे हैं, कैश पड़ा है हमारे पास जेब में। अब एप्पल कंपनी को कोई भी फोन लॉन्च करना हो तो पहले क्या करना होता है जी? रॉ मटेरियल खरीदेगा, बनाओगे ना, पहले तो बनाओगे, आप ऐसे थोड़ा बेचना स्टार्ट कर दोगे। तो कैश में इन्वेस्ट करोगे आप कहां पे? रॉ मटेरियल क्या लाते ही सोल्ड हो जाते हैं? पहले रॉ मटेरियल लाओगे, पहले सारा इकट्ठा करोगे। इकट्ठा क्या 1 दिन में होगा? लग जाते हैं 3-4 महीने हर बिजनेस को रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, अपने
गोडाउन तक या अपने बिजनेस तक, उसको फिर बनाना स्टार्ट करती है कंपनीज, उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। एक फोन को बनाने में या किसी भी कार को बनाने में या कोई भी अलग अलग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो फोन को बनाने में कितने टाइम लग गया? 5 महीने। सारे मान लो 20,000 यूनिट्स वो बना रही है, तो 20,000 यूनिट्स एक दिन में तो नहीं बनेंगे, 3-4 महीने तो बड़े प्यार से लगना है ना, कितना भी हो टाइम लगता है। तो मान लो 3-4 महीने, एग्जाम्पल लिया मैंने, 5 मंथ्स आपको बनाने में लग गया। बनाने के बाद वो क्या किया जाता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट। बनाने के बाद क्या हो जाएगा? वो फिनिश गुड्स बन गए। क्या बनते ही सोल्ड हो जाता है या पहले मार्केटिंग करोगे? एप्पल कंपनी ने आईफोन 15 बना लिया होगा, बनाने के बाद अब क्या करेगी? वो लॉन्च डेट अनाउंस करेगी, फिर एक इवेंट करेगी, फिर मार्केटिंग करेगी, हाइप क्रिएट करेगी, तब जाकर वो मार्केट में लेकर आएगी। मतलब फिनिश गुड्स बनाकर तैयार पड़ा है, लेकिन उसको लाने में मान लो 3 महीने और लग गए। जस्ट एग्जांपल, हर बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सारे बिजनेस यही कर रहे हैं। और बिना मार्केटिंग के आपको पता है कुछ नहीं होता। आजकल रियल लाइफ में जितनी कॉस्टिंग नहीं है, उससे ज्यादा क्या होती है? ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग के बिना कोई काम नहीं है, बिना ब्रांडिंग के कुछ नहीं चलता आजकल। ठीक है, क्लियर? और फिनिश गुड्स के बाद वो क्या बनाए जाएंगे जी? बनने के बाद क्या बनते हैं? सोल्ड करोगे, सोल्ड बन के क्या बनते हैं? डेटर्स। सारा पैसा कैश में नहीं बिकता, गुड्स नहीं बिकता, कुछ के क्या बनते हैं? डेटर्स। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डेटर्स ही होंगे, प्राइस छोटा अमाउंट होगा तो कैश में सोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप हैवी अमाउंट की बात करोगे तो बहुत रेयर चांस है कि लोग कैश में खरीदें। किस पे खरीदते हैं जी? ईएमआई पर। समझ आया? तब जाकर वो किस में कन्वर्ट होगा? कैश में। मान लो इसमें भी 5 महीने लग गए, इसे मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग। कितना टाइम लग गया देखना, मतलब 16 मंथ्स। कितने मंथ्स लग गए? 16 मंथ्स में हमारा जाकर ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्ट हुआ। तो अब डेफिनेशन है क्या? मैं तो काम कर रहा हूं डेफिनेशन पे कि करंट और नॉन करंट होता क्या है। तो डेफिनेशन ये हो गई है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स हो, 12 मंथ से ज्यादा हो, तो आपको करंट और नॉन करंट डिफाइन जो करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है। मतलब आपके लिए करंट वो होगा जो 16 महीने के अंदर हो जाए, और नॉन करंट वो होगा जो 16 महीने के बाद। क्या बोल रहा हूं वापस सुन लो। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा हो, ऑपरेटिंग साइकिल किससे ज्यादा हो? 12 महीने से ज्यादा हो, तो आप करंट और नॉन करंट कैसे चेक करोगे? 16 मंथ्स के अकॉर्डिंग। 16 महीने के अंदर पेड होता है तो क्या बोलोगे? करंट। और 16 महीने के बाद होगा तो? लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ 8 महीने की है, 9 महीने की है, 10 महीने की है, 11 महीने की, अंडर 12 मंथ्स, तो अब आप इसको क्या करोगे? इग्नोर। अब आपकी डेफिनेशन पुरानी कौन सी वाली? विद इन 1 ईयर वाली। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 से कम हुई तो आप ऑपरेटिंग साइकिल को क्या करने वाले हो? इग्नोर। आपका कोई मैटर नहीं उसके अंदर। आप बोलोगे करंट वो है जो 1 साल के अंदर हो, और नॉन करंट वो है जो 1 साल के बाद। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 से कम हो तो आप ऑपरेटिंग साइकिल को वैल्यू नहीं करोगे, उसको इग्नोर करोगे, पुरानी डेफिनेशन पे वर्क करोगे। ये समझाना चाह रहा हूं। तो जस्ट एग्जांपल, अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल मेरी 16 मंथ्स की है और मुझे क्रेडिटर्स को पे करना है 15 महीने के बाद, तो ये करंट है या नॉन करंट? ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने की, करंट, क्योंकि इससे अकॉर्डिंग चेक करोगे, और वही 17 हुआ तो नॉन करंट। डेफिनेशन को किसको ले रहे हो आप? 16 को। इसके अंदर है तो करंट लायबिलिटीज, इसके बाहर है तो नॉन करंट लायबिलिटीज। समझ आया? लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ्स कर दे, बाय चांस 11 मंथ्स कर दे, और मैं क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूं 10 मंथ्स, ध्यान से समझना, सोच के देखना, तो एक करंट है या नॉन करंट? क्या है आपका? करंट। क्या है ये? क्या है? नॉन करंट। क्या आप इसको देखोगे या नहीं देखना? देखना है इसको या इग्नोर करना है? इग्नोर करना है। क्यों? ये 12 से क्या है? कम। जैसे ही बना है तो डेफिनेशन कौन सी लेनी है? तो ये 12 महीने के अंदर है तो क्या बोलोगे?
करंट, और 12 के ऊपर होता तो, समझ आ रहा है डेफिनेशन कब लेनी और कब नहीं लेनी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ऊपर है तो 12 मंथ से ऊपर वाले को देखना है, 12 से कम है तो 12 को देखना है। समझ आया? मिनिमम 12 मंथ है, सीधी बात, मिनिमम 12 महीने को कंपेयर ही करना है। तो डाउट आया समझ? ये 1 मार्कर क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग क्या चेक करना, करंट और नॉन करंट। अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पे कि नॉन करंट लायबिलिटीज के कौन कौन से आपके नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? ये हेड, मेजर हेड, और इसके अंदर ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं ये क्या है? सब हेड, जिसमें पहला नाम क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या नाम है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती है? पैसा उधार लेना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती है? पैसा उधार लेना। पैसा उधार कहां से ले जाते हैं? सबसे पहला नाम डिवेंचर्स। क्या नाम? सेकंड बुक का एक चैप्टर बाकी हमारा, उसमें हम डिवेंचर्स पढ़ने वाले हैं। पब्लिक से पैसा उधार लेना, पब्लिक से पैसा उधार लेने को हम क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, तीनों ही है लेकिन इनके थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। डिवेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है, बॉन्ड्स पे हैवी डिस्काउंट दिया जाता है, एंड पब्लिक डिपॉजिट भी एक तरीके का आप समझ लो, उस पे भी आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो उसमें अभी डिटेल्स में नहीं जाना, बस हमें क्या याद करना है? इनकी डिटेल्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या बोला? पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स और लोन, बैंक लोन, और बताओ सिक्योर्ड लोन, कुछ सिक्योरिटी पे रखवा कर लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सारे ये लोन कहां जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। पैसा उधार लेने को हम बोरिंग्स बोलते हैं, बात खत्म। क्या शॉर्ट टर्म उधार मिलता है जल्दी से? नहीं। कभी बैंक से जाकर बोलो कि जी 6 महीने में वापस कर दूंगा, नहीं देगा, है ना। लॉन्ग टर्म लोन आपको मिलते हैं। कोई डाउट? क्लियर? तो पेपर में अगर आ जाए कि बताओ जी पब्लिक डिपॉजिट का हेड और सब हेड क्या है, तो क्या होगा? हेड नॉन करंट, और सब हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ आ रहा है कैसे लिखना है? टेबल बना देना, ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। सीधा इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे, पैराग्राफ में लिख दोगे तो मार्क्स कटने के चांस है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि प्रॉपर टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स, हेड, सब हेड, अगर दोनों पूछ रहे हैं, वरना पर्टिकुलर्स हेड पूछे तो हेड, सब हेड पूछे तो सब हेड। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलें अगले पर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, बट ये नहीं है, इसको भी मैंने क्रॉस करवा दिया था, आपको क्रॉस कर देना, ये भी आपसे अब थोड़ा सा नहीं पूछा जाता। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती हैं, या डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होते हैं? दोनों हटा देना, एसेट और लायबिलिटीज दोनों, नीचे भी होगा। एसेट्स लायबिलिटीज दोनों में से इसको हटा देना। होता क्या है ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज? होता क्या है? मान लो आपने टैक्स कम पे किया, 10 लाख रुपए आप टैक्स पे करके आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेक किया, चेक करने के बाद बता रहे हैं कि नहीं जी नहीं, टैक्स आपका 11 लाख बनता है, तो कितना और पे करना है? लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनीज का ऑडिट कराने के बाद टैक्स पे होता है, ऐसे नहीं पेड कर देते। क्या कराने के बाद पेड होता है? ऑडिट वगैरह होने के बाद टैक्सेस पे किए जाते हैं। इतना आसान नहीं है सारा काम करना। क्लियर? तो इसलिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसे क्या बताया मैंने आपको, जब ज्यादा पे कर दोगे तो एसेट है, और के कम पे कर दोगे तो क्या है? लायबिलिटीज। लेकिन अब थोड़ा ये काम जल्दी हो जाता है, इसलिए अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं बच पाती। रियल लाइफ में आपको पता है सारा काम ऑनलाइन है, सारी चीजें बहुत जल्दी से मैनेज हो जाती हैं, तो इतना आपको सोचना नहीं पड़ता कि लंबे टाइम तक के लिए अगर एक्स्ट्रा पेड हो भी गया है तो विद इन अब 30 डेज के अंदर रिफंड आ जाता है, सबका रिफंड आ जाता है, टाइम अब नहीं लगता, तो इसलिए पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है? क्लियर? चलो अगले पर। नेक्स्ट क्या है? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज जो नॉन करंट बाई चांस बन गई, जैसे वैसे मुझे बताओ क्रेडिटर्स क्या होते हैं, करंट या नॉन करंट? क्रेडिटर्स अपने आप सोचो, क्रेडिटर्स क्या आपको देगा उधार 12 महीने से ऊपर का? नहीं देगा। सप्लायर ओनली विद इन 3-4 मंथ्स के लिए आपको उधार पर देते हैं, या मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, उसके ऊपर का उधार नहीं मिलता कहीं भी। समझ आया? तो क्रेडिटर्स नॉर्मली क्या होते हैं? करंट। क्या होते हैं? लेकिन अगर मैं लिख दूं कि क्रेडिटर्स पेबल जो करना है वो आफ्टर 1 ईयर करना है या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल करना है, मैं लिख के दे रहा हूं तो कहां करोगे? समझ आया? नहीं लिखा हो तो करंट है, लिख दिया जाए तो नॉन करंट। और नॉन करंट में भी कहां पर? अदर नॉन करंट में। कहां पे बताओ?
अदर नॉन करंट में। समझ आया? इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अभी लर्न कर लेना, ये एक्चुअल पार्ट है सेकंड बुक का। जब अभी हम डिवेंचर्स करने वाले हैं तब वो पॉइंट आएगा। क्या बोल रहा हूं? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ, जस्ट एग्जांपल कि मुझे डिवेंचर्स से मैंने 100 रुपए लिए, 100 रुपीज ईच, और मैंने बोल दिया आप लोगों को कि मैं फ्यूचर में आपको 120 रुपए ईच देने वाला, तो कंपनी कितने रुपए फालतू दे रही है? अब 20 रुपए देना कंपनी का लॉस है या नहीं है? उसके लिए पहले से सोचेगी या नहीं सोचेगी? तो वो सोचना, वो पैसा अलग करना लाइबिलिटीज है। और किस नाम से? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम दे रहे हो आप, एक्स्ट्रा दे रहे हो, और एक्स्ट्रा देना लाइबिलिटीज है, तो उसे आप कहां डाल दोगे? अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या है बताओ? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में अगर मैं सीधा आंसर करूं तो एक ही चीज आती है इसके अंदर। इसके अंदर आएगा एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या आता है? अब इसमें क्या क्या आते हैं? एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पर क्या क्या मिलता है आप बताओ? पहले मिलता है पेंशन, दूसरा प्रोविडेंट फंड मिलता है, तीसरा एक लीव इनकैशमेंट नाम की चीज होती है वो भी मिलता है, चौथा ग्रेजुटी। लीव इनकैशमेंट नहीं सुना होगा आपने ज्यादा, या सुना भी होगा। लीव इनकैशमेंट होता है बेसिकली हर जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उसमें क्या होता है? पेड लीव्स मिलती हैं, 30-40 डेज की पेड लीव्स मिलती हैं। मतलब उसमें साल में आप इतनी छुट्टियां अलाउड है लेना जिसके पैसे नहीं कटते। ठीक है? अब कुछ एम्प्लॉयज जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो वो 30 डेज एंजॉय करते हैं, अपना घूमते फिरते हैं, ट्रिप मार कर आते हैं बाहर का, लेकिन जो कहना चाहते हैं नहीं यार हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है, काम करना है और काम करना है, तो वो उन पेड लीव्स को भी क्या करते हैं? यूटिलाइज, काम करने चले जाते हैं। और काम करने जाएंगे तो उनके पैसे क्या हो गए? डबल। एक तो पैसा मिल ही रहा था, काम करने चले गए तो पैसा क्या हो गया? डबल हो गया आपका। मान लो 30 डेज में से आप 20 दिन चले गए, 10 दिन एंजॉय कर लिया और 20 दिन काम करने चले गए। अब कंपनी उनको दो ऑप्शन देती है, या तो पैसे अभी ले लो अपने 20 दिन के, हर महीने जब भी आप काम करना चाह रहे हो, या सेकंड ऑप्शन होता है कि आप रिटायरमेंट के टाइम पर ले लो। बेनिफिट क्या है रिटायरमेंट के टाइम पर? कि कंपनी आपको क्या दे देगी? इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो देगी ना। अगर आपके मैं पैसे रख रहा हूं, 10 साल के पैसे मैं अपने पास रख रहा हूं, तो 10 साल का क्या दूंगा आपको? इंटरेस्ट। थोड़ा कम दूंगा लेकिन दे दूंगा। ठीक है? अब वो पैसा जो मैं आपको दे रहा हूं वो इनडायरेक्टली कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटीज, क्योंकि वो पैसा मेरे लिए तो लाइबिलिटीज है ना। अगर आप लोगों का पैसा मैं संभाल कर रख रहा हूं तो मेरे लिए क्या है वो? और उसे कहां डालूंगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मतलब एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, कहां डालोगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। एक पॉइंट और होता है इसके अंदर, ग्रेजुटी। क्या होता है? ग्रेजुटी होता है अपने एम्प्लॉयज, कोई खास एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कंपनी उसे थोड़ा रिवॉर्ड तो देगी ना। और इसका एक कंडीशंस है कि एक एम्प्लॉय कम से कम 5 साल काम किया होना चाहिए कंपनी के अंदर, उसमें उसको रिवॉर्ड मिलता है लमसम अमाउंट, 5 से 10 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कंपनी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दे देती है। ठीक है? जब रिटायर होगा तो उसको कंपनी देगी, सबको नहीं मिलेगा, एक आध को, जो खास एम्प्लॉय है, जो बहुत एफर्ट करता है अपनी कंपनी के लिए, उनको मिलता है। जैसे मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं तो सारे थोड़ा मेरे फेवरेट है, वो होंगे जो मेरे लिए ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, जो ज्यादा पढ़कर दिखा रहे हैं, जो ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो मैं उनको भी रिवॉर्ड दूंगा। भाई अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करोगे तो आपको पता ही है, पिटते हो आप बैठकर। तो दो चीजों में डिवाइड कर दिया, यही कंपनीज भी करती हैं। जब अच्छा काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा पे, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्रेजुएट। और वो से भी कहां डाल देंगे हम? लॉन्ग टर्म। कंपलसरी नहीं है कंपनीज के लिए देना, मर्जी है कंपनी की, देना चाहेगी तो देगी, नहीं वरना कंपलसरी पॉइंट नहीं। समझ आ गया? क्लियर हुआ? तो इंप्लॉइज के रिटायरमेंट के जो भी पॉइंट्स है वो कहां चले गए? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। यहां तक फटाफट रीड कर लो सारा, जो डाउट्स है प्लीज पूछो।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सारे पॉइंट्स क्लियर। ये था आपका कौन सा हेड आपने कवर किया, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अगली बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज की। करंट लाइबिलिटीज भी एक मेजर हेड है जिसके अंदर भी 4 पॉइंट्स होंगे। पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दूसरा ट्रेड पेबल, थर्ड अदर करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब बात करते हैं जी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या होती हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म लोन लेना। क्या शॉर्ट टर्म लोन 9 चांस है मिलना वैसे नॉर्मली? नहीं, इसमें मेजर अगर मैं बात करूं तो आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मार्क कर लेना, रेयर चांस मिलता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी को हम दूसरा नाम भी यूज कर लेते हैं कई बार, या अलग से भी है कैश क्रेडिट। क्या नाम होगा, कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट। ये किसके अंदर आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। समझ आ गया, रेयर पॉइंट है बट मिल सकता है, क्या भरोसा, कोई डाउट। अब पॉइंट क्या है कि अगर आपका इसमें अगर लिखा भी है लोन रीपेबल विद इन 1 ईयर तो भी आ सकता है ना। लोन रीपेबल विद इन 1 ईयर को भी कहां डालेंगे हम, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट ट्रेड पेबल में 2 ही चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्या आता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में कहां आती हैं बताओ, ट्रेड पेबल में। तो पेपर में आ जाएगा क्रेडिटर्स का मेजर हेड बताओ, बताओ जी। हेड क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। हेड क्या होगा, याद रखना हेड आपका करंट लायबिलिटीज है जिसके अंदर आप 4 पॉइंट्स पढ़ रहे हो। करंट लायबिलिटीज मेजर हेड, और सब हेड क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। और बैंक ओवरड्राफ्ट का पूछे तो हेड सब हेड, हेड क्या बोलोगे, करंट लायबिलिटीज, सब हेड क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज जो बच गया। इसमें मेजर आता है कॉल इन एडवांस। क्या आता है, याद रखना जो मैं मेजर लिखवा रहा हूं ये ज्यादातर आते हैं, तो कॉल इन एडवांस ज्यादा पूछा जाता है। कॉल इन एडवांस आपका अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। और क्या था इसके अंदर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जो चीजें आउटस्टैंडिंग है, एडवांस में रिसीव्ड है, वो सब आपका यहीं आ जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ अदर में आउटस्टैंडिंग वगैरह सारी चीजें। क्लियर, कोई डाउट यहां तक, समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट बताओ जी क्या है, जो बिजनेस अपने लिए प्रोविजंस मेंटेन करता है उसे कहां डालते हैं, जैसे पहला ना प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एनी अदर एक्सपेंस। जो भी आप बिजनेस के लिए बना रहे हो उन्हें कहां डाल दोगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर एनी अदर एक्सपेंस हो गया। सब कुछ यही डालना है जी, कुछ अलग नहीं करना। क्लियर, कोई डाउट। अब आते हैं 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसमें आता है आपका मेजरली पार्ट अगर मैं बोलूं तो कॉल इन एरियर्स का क्या करना है। कॉल इन एरियर्स का क्या करना है, एंड शेयर फॉरफिटेड का क्या करना है। कॉल इन एरियर्स का क्या करना है, एंड शेयर फॉरफिटेड का क्या करना है। तो दोनों ही पॉइंट अभी लास्ट हमने शेयर्स कंप्लीट किया था, तो आपको थोड़ा याद हो तो हमने बैलेंस शीट कवर की थी शेयर्स की, और बैलेंस शीट में हमने इसे नोट किया था जो आए थे क्लास में। कॉल इन एरियर्स इनडायरेक्टली ऑनर की बात चल रही है, ऑनर की बात चल रही है तो कहां डालेंगे, शेयर होल्डर। भाई मेजर हेड क्या लिखोगे, शेयर होल्डर फंड मेजर हेड, दोनों का ही शेयर होल्डर, और दोनों ही का सब हेड क्या होगा, शेयर। बट थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा हमें, इसके ब्रैकेट में भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा किसका क्या किया जाता है। तो आपको याद हो तो मैंने बताया था कॉल इन एरियर्स को, थोड़ा याद हो तो माइनस किया था हमने, कहां से, सब्सक्राइब कैपिटल्स। कहां से किया था, तो आप आंसर क्या करोगे, ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल लिख लो। ये 2 पॉइंट्स रेयर होते हैं, मिल जाएंगे, ऊपर कहीं मेंशन कर लो। कॉल इन एरियर्स के हेड और सब हेड क्या होते हैं, कॉल इन एरियर्स का हेड सब हेड क्या होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बाकी चीजें तो सीधी सीधी है, कोई रिजर्व थोड़ा आपसे पूछेगा, बताइए आपको रिजर्व कहां जाएगा। इंपॉर्टेंट वाले पार्ट ज्यादा लर्न करो,
तो कॉल इन एरियर्स क्या बोला मैंने, मेजर हेड क्या बोलोगे, शेयर होल्डर फंड, सब हेड क्या बोलोगे, और क्या लिखना है ब्रैकेट में, सबट्रैक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। क्या करना है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। सेम शेयर फॉरफिटेड का, शेयर होल्डर फंड, सब हेड, शेयर कैपिटल, और ब्रैकेट में डालोगे आप एड इन सब्सक्राइब कैपिटल। ऐड किया था इसको याद कर लो, बैलेंस शीट कर चुके हो आप लास्ट क्लास में। एड इन सब्सक्राइब कैपिटल, एड इन सब्सक्राइब कैपिटल। एक है सब्सट्रैक्ट किया है और एक को ऐड किया है। ये था आपकी बैलेंस शीट का लायबिलिटीज वाला पार्ट। ओनली लायबिलिटीज आज आपने कवर किया है, तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा डिटेल है। आपका काम क्या है, घर पे बैठकर कंप्लीट करना है जो आपको आज और कल में, ठीक है, आपको काम करना है। ये मैंने जो आपको समझाया है, इनकी सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है यहां से, ठीक है। पहले दोबारा बैलेंस शीट लर्न करोगे, जितना कराए वही लर्न करना, एक्स्ट्रा मत जाना। 2 पार्ट्स में करोगे, चैप्टर लर्न हो जाएगा। एक ही दिन सोचोगे बैठकर करने की, नहीं होगा। टाइम टू टाइम लर्न होता है, एक बार में कुछ नहीं होगा आपसे। शेयर होल्डर फंड्स लर्न करना है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या जाता है, सारी डिटेल्स हैं आपके पास, दोबारा दोबारा लिखकर। एंड यहां पर फिर ऐसे ही आपके पास सब कुछ गिवन है। आपको एसेट से पहले तक का सारा पढ़ना है, ठीक है, एसेट से पहले तक का पढ़ना है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन भी करने हैं आपको घर बैठकर। पेज नंबर 10 पॉइंट, हाँ जी, लर्न करना है। लर्न करने के बाद पेज नंबर 10.10 पर पेज नंबर 10.10 पर आप क्वेश्चन कौन कौन से अब कर सकते हो, ये जरूर करने हैं ताकि लर्न हो जाए। याद करने के बाद इन क्वेश्चनों पर आना, पहले लेकर बैठोगे वेस्ट है। और जितना आप इस चैप्टर को रिटर्न में करोगे, अब इन बुक्स के लिए ना प्लीज अलग रजिस्टर मेंटेन कर लेना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको जितना आप अभी याद कर लोगे, फॉर्मूले लिख लोगे एक जगह पर, पूरी बुक के लिए सेपरेट रजिस्टर, और ये पूरी बुक मैं रजिस्टर में कराने वाला हूं। रीजन, इसका फॉर्मेट देकर वेस्ट है, फायदा ही नहीं कुछ। अगर मैं आपको इस चैप्टर के भी फॉर्मेट बनाकर दे दूंगा तो फिर आप लर्न नहीं कर पाओगे। तो बेनिफिट क्या है, सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो और उसको सीक्वेंस वाइज हर चीज सॉल्व करो। फ्यूचर में जब जब चैप्टर से वाइज करने बैठो तो हर चीज आपको मिल जाए रिटर्न में, ये ना हो कि आप ढूंढते फिरो, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाकर रखो। तो पहला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 2 करना है आपको। जो पॉइंट्स ना समझ आए मार्क कर लेना, अगली क्लास में पहले वो डिस्कस करेंगे, देन आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको, 4th, 5th एंड 6th। सॉरी 9 भी कर सकते हो, 10, 12 आधे घंटे का। क्वेश्चन नंबर 14 बस बहुत है। संडे भी क्लास हो सकती है मॉर्निंग आवर्स में, कोई भी बैच मैं बोलता हूँ।